कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के गन्ना एवं चीनी मिल विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, कृषि निदेशक आज के इस विशेष कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश के अंदर खेती किसानी के क्षेत्र में कार्य करने वाले कृषि शिक्षा से जुड़े हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक गण, कृषि विभाग के अधिकारीगण और विगत 2-2.5 वर्ष से प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हुए हमारे सभी प्रगतिशील किसान बंधु और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत की आस्था और धरती माता को बचाने के इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में जो कार्य आचार्य देवव्रत जी कर रहे हैं और लगातार उनका सानिध्य पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी किसी बड़ी दूसरी कार्यशाला में मेरा उनके साथ एक साथ बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी इस धरती माता को बचाने, गौ माता की रक्षा के लिए आग्रही आप सभी उपस्थित इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों और पूरे प्रदेश वासियों की ओर से मैं आचार्य देवव्रत जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए वास्तव में यह कार्यक्रम भारत की आस्था को बचाने का तो कार्यक्रम है ही, इस धरती माता को उसके वास्तविक स्वरूप में रखने का भी एक अभियान है। हम सब जानते हैं भारत की जब बात होती है तो भारत देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। कृषि प्रधान भारत की अर्थव्यवस्था का आधार भारतीय गोवंश रहा है और भारतीय गोवंश के कारण जो चर्चा यहां पर आचार्य जी अभी अपने उद्बोधन में कर रहे थे, आधुनिक तकनीक के आने के पहले अगर आप भारत के खेती किसानी से जुड़ी हुई पुरातन अध्ययन को देखेंगे तो आपका ध्यान इस ओर बरबस आकर्षित करते हैं कि इस धरती से उस प्रकार की उत्पादन हमारा किसान अतीत में लेता रहा है। औद्योगिक क्रांति, जब यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आई और उसके बाद ये देश जब गुलामी की ओर गया
तो धीरे धीरे करके भारत की परंपरागत जो खेती किसानी थी, आसपास थी, इन सब पर प्रहार होना प्रारंभ हुआ था और वहीं से पराभव भी शुरू हुआ। यह अभियान भले ही हम लोगों ने देश के अंदर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया हो, और निसंदेह आजादी के बाद इसमें बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन इसके दुष्परिणामों से भी हम बच नहीं पाए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा आचार्य जी ने की, लेकिन मेरा यह मानना है कि मैं अक्सर जनता दर्शन के कार्यक्रम में बैठता हूं, जनता जनार्दन से मिलता हूं, और अगर मेरे पास 100 एप्लीकेशन एक साथ आई हैं तो उसमें किसी 10 एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को आर्थिक सहायता की जिससे उनकी मांग होती है। कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी की किडनी खराब हो गई है, किसी का लीवर खराब हो गया है। ये केवल पैसे का लेन देन का मामला नहीं होता, वो हमसे सहायता मांगते हैं, हम मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको पैसा भी देते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे मेरे मन में एक बात आती है कि वास्तव में ये तो जरूरतमंद है, पीड़ित है, इसको भी सहायता देनी चाहिए। इस बीमारी का कारण क्या, आखिर क्या कारण? कहीं ना कहीं खान पान, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो एक बड़े तबके के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो उसकी जवानी होनी चाहिए थी, जिस जवानी में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ इस समाज को, इस देश को, मानवता को और विश्व कल्याण के लिए मिलना चाहिए था, उस उम्र में वह समय बीमार होकर के अपने स्वयं के जीवन के साथ जूझ रहा है। यह हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए, और उसके पीछे कारण ये वही क्रांति है जिसने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त तो किया, लेकिन साथ साथ इन तमाम बीमारियों को भी हम सबके साथ दिया। और उस बीमारी से बचने के लिए दो ही माध्यम है, एक भारतीय नस्ल का गोवंश, इसको बचाना, और दूसरा गो आधारित खेती के माध्यम से फिर से अपनी धरती माता की उर्वरता को बढ़ा करके उस की जो वास्तविक क्षमता है, उस वास्तविक क्षमता को फिर से प्रदान करते हुए उसे सुरक्षित रखने और उसके संरक्षण में अपना योगदान देना। ये जो नया तरीका आचार्य जी ने आपके सामने अभी अपने उद्बोधन में रखा है, अभी उनका सानिध्य इसके बाद भी आपको प्राप्त होगा। ये वर्तमान को और भविष्य को बचाने का भी अभियान है, और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने मिशन मोड पे पूरे देश के अंदर इसे लागू किया है। गो आधारित प्राकृतिक खेती यूनियन बजट का हिस्सा बनाया है। देश के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2021 में वाराणसी से इस कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर लागू करने के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया, और आज प्रदेश ने भी इसके साथ ही इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा। हम सब जानते हैं कि यहां पर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 47 विकास खंड और 11,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 235 क्लस्टर बना करके गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए
बजट के प्रावधान के साथ साथ अनुदान की व्यवस्था भी वहां पर प्रारंभ करें। ये बुंदेलखंड के लिए हमारा कार्यक्रम लागू हो चुका है। 2020 में जब आचार्य जी को कानपुर में प्राकृतिक खेती के ही एक ऐसी कार्यशाला में हम लोगों ने आमंत्रित किया था, तो उस समय हमारे सामने जो लक्ष्य था कि मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बचाए रखने के लिए गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती करने, गंगा आधारित, गौ आधारित नर्सरी को आगे बढ़ाए और उसको प्रोत्साहन करने, औद्यानिक फसलों को वहां पे आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे। और गौ आधारित इस खेती के लिए हम लोगों ने प्रदेश के सभी 47 जनपदों को भी इसके 27 जनपदों को भी इसके लिए चयन किया है, जिस पर प्रदेश सरकार ने लगभग 62,200 हेक्टेयर खेती को इसके लिए चिन्हित किया है और 1244 क्लस्टर इसके लिए हम लोग विकसित कर रहे हैं। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत भी इसे भी हम प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ेंगे, यानी जो नेचुरल फार्मिंग के इस कार्यक्रम के साथ भी हम लोग 23 जनपद के 39 विकास खंड में 23,510 हेक्टेयर में 470 क्लस्टर बनाकर के इसके प्रोत्साहन को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी मान के चलिए कि लगभग 1 लाख हेक्टेयर खेती में प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम को प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को जब आगे बढ़ा चुकी है, ये मान के चलिए कि आने वाले समय में इसके लिए सरकार क्या क्या करने जा रही है। और इसके लिए हमने पहले ही कहा है कृषि विभाग को कि हमारे 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, चारों में कि जितनी भी प्राकृतिक खेती होगी इसके सर्टिफिकेशन के लिए अभी से लैब्स की स्थापना की कार्रवाई को इस स्तर पर आगे पहले चरण में 4 कृषि विश्वविद्यालयों को, और इसके साथ ही जितने भी 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इन कृषि विज्ञान केंद्र में भी फिर हमें इसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ा करके इनके लिए बेहतर मार्केट की व्यवस्था उपलब्ध कराना। हर मंडी में पहले से व्यवस्था करती है कि प्राकृतिक खेती से जो भी अन्न हो, फल हो, सब्जी हो, ये भी जो भी उत्पन्न हो, इसके लिए एक व्यवस्था आरक्षित की जाए और उनकी बिक्री की विशेष व्यवस्था प्रारंभ की जाए, जिससे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, मैं इस बात को इसलिए भी आगे बढ़ाता हूं क्योंकि मेरे लिए आस्था का विषय तो है ही, धरती माता के स्वास्थ्य को संरक्षित करने का विषय भी है। साथ साथ जब मैं नौजवानों को तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हुए देखता हूं, उस समय में लगता है कि वास्तव में इसकी प्रतिभा और इसकी ऊर्जा का लाभ लेने से हम वंचित रह गए। उसको बचाने की वे मुहिम है। और इसीलिए मैं जब कुरुक्षेत्र के आचार्य जी के गुरुकुल में स्वयं देखने के लिए गया था, तो मैंने वहां देखा है खेती कैसे होती है। पशुपालन, भारतीय नस्ल के गोवंश को कैसे उसकी उन्नत नस्ल में बदला जा सकता है, यह भी मुझे बहुत नजदीक से देखने को मिला। और यही नहीं, वहां पर औद्यानिक फसलों को भी उन्नत रूप से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, यह भी मुझे बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा, इतनी बड़ी संख्या में हम सब यहां पर हैं। जब कानपुर की जो कार्यशाला हुई थी, कानपुर की कार्यशाला के बाद केवल एक कार्यशाला हो, एक औपचारिकता नहीं थी। मैं उसके बाद भी फीडबैक लेता था कि वास्तव में इस कार्यशाला में जो भी प्रगतिशील किसान आए थे या जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आए थे, इन लोगों ने आगे क्या किया। मुझे देख के बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि उसमें से ज्यादातर लोगों ने अपने यहाँ
प्राकृतिक खेती प्रारंभ की और वे लोग ट्रेनर के रूप में अन्य क्षेत्रों में जाकर के लोगों को ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ जुड़े। ज्ञान की परंपरा तो आदान प्रदान से ही चलती है और इसीलिए आपके लिए 2 दिवसीय कार्यशाला आपको एक मास्टर ट्रेनर के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक मौका है। मार्केट हम देंगे, आपके द्वारा जो प्राकृतिक प्रोडक्ट पैदा होगा उसके लिए बाजार की व्यवस्था हम करेंगे, उसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था हम करेंगे और उसका अच्छा दाम मिले इसको भी सरकार हर स्तर पर प्रोत्साहित करेगी। हम लोग ये भी व्यवस्था करेंगे, किसान कृषि विभाग इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जो किसान इसके साथ जुड़ रहा है, प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ रहा है, उसको हम लोग अगर किन्हीं कारणों से, यद्यपि कोई इस प्रकार की कहीं कोई गुंजाइश भी है ही नहीं कि वहां पर उसे कोई नुकसान हो, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी स्थिति आती तो सरकार उसमें आपके साथ, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हमें इसके बारे में जाना पड़ेगा और इसी में, क्योंकि अगर हमें किसान की आमदनी को दुगना करना है वो तो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया है, अन्य तमाम चीजों में सब्सिडी दे करके हम लोगों ने खेती के दायरे को बढ़ाया है, सिंचाई की अच्छी सुविधा दी है। अकेले उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष में 21 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई। 21 लाख हेक्टेयर भूमि। पहले डीजल में कितना पैसा लगता था, आज बिजली देनी प्रारंभ हुई, गांव-गांव में बिजली जा रही है और अब तो हम लोगों ने पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर कि बिजली के दाम खेती किसानी के मामले में आज लगभग आधे किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आधा हुआ है और हमारा प्रयास है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष में 30,000 सोलर पैनल उपलब्ध करवा करके किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवा करके उन्हें बिजली की व्यवस्था से भी मुक्त करके भी सोलर का भी उपयोग करें, आराम से उनको मुफ्त में ही वहां पर उनको पानी भी मिलेगा। तो लागत इससे कम हो ही रही है, लेकिन अगर फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड इससे मुक्ति मिलेगी तो जो आचार्य जी कह रहे थे कि 15,000 पर एकड़ में अभी खर्चा आता है पेस्टिसाइड, केमिकल और फर्टिलाइजर का, वह 1,000 में सीमित हो जाएगा। तो 14,000 का लाभ तो सीधे सीधे यही हो जाएगा। तो वह दुगना नहीं, वह तो 3 गुने 4 गुने तक आपका लाभ नहीं पहुंच जाएगा। दूसरा, प्रोडक्ट देखने लायक भी होगा। ये चीजें देखने लायक होती हैं और मुझे लगता है उसका ज्ञान करना, उसका अनुभव लेना, उसके साथ जुड़ना, ये तो धरती माता के प्रति भी और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी एक जागरूक नागरिक के रूप में हम सबके दायित्व को प्रदर्शित करने का एक माध्यम होगा। तो यह एक अभियान है आस्था के सम्मान का भी और धरती माता के प्रति हमारे कर्तव्यों के निर्वहन का भी एक माध्यम बनेगा। मैं आज के इस अवसर पर आचार्य जी का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज की इस कार्यशाला के साथ जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों को मैं इस आधार पर आपका सबका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने इसमें रुचि ली। इसमें बहुत सारे तो हमारे ऐसे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो शोधार्थी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं या प्रगतिशील किसान हैं कि जो पिछले 2-3 वर्ष से लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उन्होंने अच्छा किया, अच्छा काम कर रहे हैं। उनका हम उपयोग भी करते हैं, उनको कई जगह भेज भी दी है कि आप जाइए उन जनपदों में एक कार्यशाला लगाइए, लोग वहां पे कुछ प्रशिक्षण लोग लेंगे, अच्छा कार्य होगा और हमें इसके साथ जुड़ना होगा। तो लागत स्वतः ही कम होगी, उत्पादन अच्छा होगा और जो प्रोडक्ट आप देंगे वह देखने लायक भी होगा, अच्छा स्वाद भी होगा। तो यह भी उसके साथ होगा। 2 दिवसीय कार्यशाला के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं आपको इसी बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि राज्य सरकार इस पूरे अभियान में
आपके साथ होगी, पग पग पर आपके साथ होगी, किसी भी प्रकार की चुनौती आपके सामने नहीं आने देगी। मैं कृषि विभाग को इसमें रुचि लेने के लिए, कृषि वैज्ञानिकों को इसके साथ रुचि लेने के लिए और प्रगतिशील किसानों के साथ साथ आम जन को भी इसमें रुचि लेने के लिए मैं हृदय से साधुवाद करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत